हाय। पिछले वीडियो में हमने ये देखा है कि जो जो टूल्स हमें चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए उन्हें इंस्टॉल कैसे करना है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ एडिशनल एक्सटेंशंस बताए थे जो वीएस कोड में हमें डालने हैं और उनकी कुछ कुछ सेटिंग्स हैं, उन्हें कॉन्फ़िगर किस तरीके से करना है। तो एट दिस पॉइंट मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो सारा इंस्टॉलेशन और सारा सेटअप जो है वो कर लिया है। अगर इस पॉइंट पे आपने चीज़ों को इंस्टॉल नहीं किया है तो अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप पिछला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, चीज़ों को इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उससे ये होगा कि जो जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ आप साइड बाय साइड साथ में आप भी उन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो अगेन अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया है तो पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने इंस्टॉलेशन कर लिया है तो अब हम चलेंगे और इस वीडियो में हम हमारे प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है तो वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। आफ्टर वी चूज द थीम और जो सारी इनिशियल सेटिंग्स हैं उनको करने के बाद जो हमें एक ब्लैंक फाइनल स्क्रीन मिलती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो तरीके के एक्सेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक हमारे पास है फाइल बेस्ड एक्सेस, जहाँ पे हम इंडिविजुअल फाइल्स को ओपन करके उन्हें एडिट कर सकते हैं, और दूसरा जो एक्सेस वीएस कोड हमें प्रोवाइड करता है वो है फोल्डर बेस्ड एक्सेस। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, स्पेशली अगर वो इस लेवल का प्रोजेक्ट है जहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स, काफ़ी सारे फोल्डर्स, काफ़ी सारे एसेट्स इंटरनेट से आएंगे, तो इस केस में हम फोल्डर बेस्ड एक्सेस को रेकमेंड करते हैं। तो चलिए मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि फोल्डर बेस्ड एक्सेस या फोल्डर को वीएस कोड में कैसे ओपन करना है। तो अगेन एट दिस पॉइंट एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए जहां पे आप इस प्रोजेक्ट का सारा कोड लिखेंगे। एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको जाना है फाइल में, यहाँ पे ऑप्शन है ओपन फोल्डर। इसके ऊपर जो ऑप्शन है ओपन, ये एक सिंगल फाइल को ओपन करेगा। तो नॉर्मली अगर हम एक सिर्फ HTML कोड करेंगे या सिर्फ एक सिंगल पेज का कोड करेंगे तो हम इंडिविजुअल फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारे पास काफी सारी फाइल्स, काफी सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में होने वाली है, तो हम ये जो सेकेंड ऑप्शन है ओपन फोल्डर, इसको क्लिक करेंगे। ये हमारा विंडोज एक्सप्लोरर या मैक के केस में फाइंडर ओपन कर लेगा। और मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना रखा है जीरो द क्लोन। इस फोल्डर के अंदर जो है मैं सारा इस प्रोजेक्ट का कोड लिखने वाला हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने सिस्टम में एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए जहाँ पे हम सारा कोड लिखेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। और अब आप देखेंगे कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो वीएस कोड में हमें ये दो बटन्स यहाँ पे मिलती हैं। अगर मैं क्विकली जूम इन करूं तो पहला बटन है न्यू फाइल क्रिएशन का, तो यहीं से हम डायरेक्टली जो भी फाइल है उसको बना सकते हैं। और सिमिलरली ये न्यू फोल्डर क्रिएशन का ऑप्शन है, राइट। तो जो सारी फोल्डर के टास्क हैं, जैसे चीजों को मूव अराउंड करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, रीनेम करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें हम वीएस कोड के अंदर ही अब कर पाएंगे। तो इससे ये होगा कि हमें बार बार फाइल एक्सप्लोरर या फाइंडर पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने ये फोल्डर ओपन कर लिया तो इसके बाद जो भी फोल्डर में चेंजेस हैं, हमें इंटरनेट से कुछ रिसोर्सेज डालनी हो या नया कंपोनेंट, नई फाइल्स क्रिएट करनी हो, वो सब कुछ हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही कर पाएंगे। इसीलिए वीएस कोड को IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ जो डेवलपमेंट रिलेटेड है वो विद इन द टूल ही हो जाता है। हमें इसके अलावा सिर्फ एक ब्राउजर चाहिए फिलहाल जिसपे हम चीजों को टेस्ट करेंगे। परफेक्ट। तो एक बार ये फोल्डर हमारे पास ओपन हो गया तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, टिपिकली इस लेवल के प्रोजेक्ट के लिए हम ऐसे करते हैं कि हम दो फोल्डर्स यहाँ पे बनाते हैं। पहला फोल्डर हमारा होता है बैकएंड, जहाँ पे हम सारा लॉजिक लिखेंगे। तो हमारा सारा डेटाबेस कनेक्शंस, CRUD ऑपरेशंस, API एंड पॉइंट्स, वो जो सारा कोड होगा वो बैकएंड के अंदर जाएगा। और एक दूसरा फोल्डर हम यहाँ पे बनाएंगे फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के अंदर हमारा सारा यूजर फेसिंग कोड, जो एप्लीकेशन का UI है, वो हम लिखेंगे। तो टिपिकली एक बड़े प्रोजेक्ट को जो इस स्केल का है या इस लेवल का है, हम दो स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बैकएंड और एक फ्रंट एंड। इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम डिप्लॉय करेंगे चीजों को आगे चल के, तो जो बैकएंड का डिप्लॉयमेंट है वो अलग तरीके से होगा और जो फ्रंट एंड का डिप्लॉयमेंट है वो अलग तरीके से होगा। टिपिकली हम इनको दो अलग अलग सर्वर्स पे डिप्लॉय करते हैं। तो फ्रंट एंड अलग सर्वर पे अवेलेबल होता है और बैकएंड एक अलग सर्वर या अलग URL पे अवेलेबल होता है। अगेन जब हम डिप्लॉय करेंगे तब मैं आपको इन चीजों के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हमने दो फोल्डर्स यहाँ पे बनाए हैं, बैकएंड और फ्रंट एंड।
एक और चीज यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो ये है कि जब हम पहला फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक बैकएंड का फोल्डर बना दिया, तो इसके बाद में एक चीज ध्यान रखना कि आपको पहले बाहर क्लिक करना पड़ेगा, तभी जो है जीरो द क्लोन के अंदर ही दूसरा फोल्डर बनेगा। अगर मैंने यहीं पे क्लिक कर दिया तो ये बैकएंड के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो, एक सब फोल्डर बन जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि दोनों फोल्डर्स सेम लेवल पे बने। तो अगेन बाहर क्लिक कर देंगे इस ब्लैक स्पेस में, उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट एंड को बना लेंगे, राइट। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो कई लोग करते हैं जब पहली बार VS कोड में फोल्डर को ओपन किया जाता है। तो मैंने बैकएंड फोल्डर यहाँ पे बना लिया है। अब फ्रंट एंड का फोल्डर मैंने डिलीट इसलिए कर दिया क्योंकि हमें चाहिए एक रिएक्ट एप्लीकेशन, और हमें पता है कि जब हम एक npx कमांड रन करते हैं जिससे रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट होती है, तो वो एक फोल्डर बनाता है, उसके अंदर वो जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है वो हमें मिलती है। तो अगर हमने यहाँ पे फ्रंट एंड का फोल्डर बनाया, फिर उसके अंदर हमने रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट किया, तो एक फ्रंट एंड रहेगा, फिर उसके अंदर एक और फ्रंट एंड फोल्डर होगा, फिर उसके अंदर जो हमारा कोड है वो होगा। वो हमें नहीं करना है क्योंकि ऐसा करने से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फोल्डर स्ट्रक्चर एक लेवल वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको स्किप करते हैं। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जीरो द क्लोन वाले फोल्डर में क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कमांड है उसको रन करेंगे, ताकि यहीं पे फ्रंट एंड का फोल्डर अपने आप क्रिएट हो जाए उस कमांड से। तो अब कमांड रन करने के लिए हमें टर्मिनल का एक्सेस चाहिए। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करने के हमारे पास कई तरीके हैं। पहला तरीका है ऊपर के मेन्यू में टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा एक शॉर्टकट भी है जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, तो आप इस शॉर्टकट से भी टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। या फिर बॉटम लेफ्ट में जो क्रॉस जीरो एक्सक्लेमेशन जीरो हमें दिखता है, इस पे भी अगर हम क्लिक करेंगे तो यहां से भी हमें टर्मिनल का एक्सेस मिल जाएगा। तो आइदर वे आपको जिस भी तरीके से कंफर्टेबल है आप टर्मिनल को क्विकली ओपन कर लीजिए। मुझे तो ये ऑप्शन बेस्ट लगता है, मेन्यू में जाके न्यू टर्मिनल को चूज कर लेना। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑप्शन दैट इज अवेलेबल, बट अगेन यू कैन चूज जो भी आपको कंफर्टेबल है, आप उस तरीके से टर्मिनल को ओपन कर लीजिए। जैसे ही हम टर्मिनल को ओपन करेंगे वी कैन सी कि ये टर्मिनल उसी फोल्डर में डायरेक्टली ओपन हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कहीं भी नेविगेट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली जीरो द क्लोन में ही जो है टर्मिनल ओपन हुआ है। परफेक्ट। अब यहां पे हम हमारा कमांड जो है उसको रन कर देंगे। तो कमांड है npx create react app, आपको ऑलरेडी पता होगा इस कमांड के बारे में। इसके बाद हमें जो फोल्डर का नाम है या जो एप्लीकेशन का नाम है वो दे देना है। तो ये हमारा फाइनल कमांड है npx create react app front end। अगेन इस कमांड को रन करने के लिए हमारे पास Node.js इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर हमारे पास Node.js इंस्टॉल्ड नहीं है या वो सही से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो इस पॉइंट पे आपको कमांड नॉट फाउंड का एक एरर मिल जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपके पास नोड इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर वो इंस्टॉल्ड है तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स में कुछ इश्यू हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इश्यू हो सकता है। तो उस पॉइंट पे अगर आपको वो एरर आता है तो आप उसको दोबारा से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपका इंस्टॉलेशन ठीक से हुआ है, अगर आपने वो नोड वर्जन चेक किया था जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो इस तरीके से कुछ आपको टर्मिनल में देखने मिलेगा। और यहाँ पे ये नया रिएक्ट एप्लीकेशन जो है हमारा क्रिएट हो गया है। ये जो फाइनल 2 कमांड्स है ये हमें बता रहे हैं कि हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट कैसे करना है। तो चल के क्विकली उसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें फ्रंट एंड वाली डायरेक्टरी में मूव करना है, तो उसके लिए कमांड है cd फ्रंट एंड। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और फ्रंट एंड वो फोल्डर है जिसमें हमें जाना है। ये तभी वर्क करेगा जब फ्रंट एंड करंट डायरेक्टरी में हो। करंटली हम जीरो द क्लोन में है, तो अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में फ्रंट एंड नाम का फोल्डर एग्जिस्ट करता है तभी ये कमांड वर्क करेगा। वी हैव दैट फोल्डर, हमारे केस में वो फोल्डर अवेलेबल है। तो cd फ्रंट एंड, इसके बाद npm स्टार्ट, राइट। तो npm स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं एंड दिस शुड ऑटोमेटिकली ओपन द ब्राउजर। तो अगेन अगर आपका सारा सेटअप ठीक है, सब कुछ सही है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये गूगल क्रोम में ओपन हो गया है। तो ये पूरा तरीका है एक रिएक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का या क्रिएट करने का।
तो ये जो डमी कोड है, ये जो डिफॉल्ट कोड है, ये हमें रिएक्ट की तरफ से ही मिलता है। अगर हम अब फ्रंट एंड फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये सारी चीजें क्या करती है, बट स्टिल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार क्विकली इसको एक्सेस करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमारे पास ऑलरेडी आता है, और उसके साथ साथ जो हमें नहीं चाहिए उन चीजों को हम डिलीट करते जाएंगे। तो क्विकली आप भी अपना रिएक्ट एप्लीकेशन इस तरीके से सेटअप कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं और इस प्रोजेक्ट के काम को कंटिन्यू करते हैं। हाय, पिछली वीडियो में हमने एक नया रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया था जो हमारा फ्रंट एंड ऑफ द प्रोजेक्ट है उसके लिए, राइट। तो अगेन हमने देखा था कि एक नया फोल्डर VS कोड में कैसे ओपन करना है। फिर उसके बाद हमने बैकएंड नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया था जिस पे हम आगे चल के वर्क करेंगे, और एक फ्रंट एंड नाम का रिएक्ट एप्लीकेशन हमने बनाया था npx create react app कमांड को यूज करके। इस वीडियो में देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर्स हमें डिफॉल्ट मिलते हैं और उनमें से किन किन चीज़ों की हमें फिलहाल में ज़रूरत नहीं है। तो जिन जिन चीज़ों का हमें एज सच अभी कोई काम नहीं है हम उनको रिमूव कर देंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर पाए। तो क्विकली एक एक करके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स हमें मिलते हैं और उसका पर्पस क्या है। तो अगेन मैंने यहाँ पे जूम इन कर लिया है ताकि आप इस फोल्डर स्ट्रक्चर को बेटर समझ पाओ। सबसे पहली चीज रीडमी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो readme.md फाइल हमें एंड में दिख रही है, ये पर्टिकुलर फाइल सिर्फ एक सिंपल रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे एक बेसिक जो कमांड्स हमें चाहिए है, जैसे npm start टू रन द प्रोजेक्ट, या फिर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय जो चीज़ें वर्क करती है, बिल्ड कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, इन सारी स्क्रिप्ट्स के बारे में दिया है, ताकि कोई डेवलपर अगर फर्स्ट टाइम ये क्रिएट कर रहा है तो वो इन डॉक्यूमेंटेशन को जाके रेफर कर पाए। तो ये पहली फाइल है। इसका जो एक्सटेंशन है MD का मतलब है मार्कडाउन। तो मार्कडाउन में बेसिकली ये होता है कि जो हमारा हैश है, इससे एक H1 लेवल की हेडिंग क्रिएट होती है। 2 हैशेस हैं, इसका मतलब है H2 लेवल का हेडिंग है। 3 हैशेस का मतलब है H3 का हेडिंग है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इससे एक लिंक बनती है। तो बेसिकली जिस तरीके से हमारे पास HTML के टैग्स हैं, कुछ उसी तरीके से मार्कडाउन भी एक अलग तरीके का सिंटैक्स है जो एक टेक्स्ट के लिए वर्क करता है। तो अगेन जब हम इस फाइल को गिटहब पे अगर चेक करेंगे तो वहां पे जो हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट। तो ये हमारी readme.md फाइल है। इसका हमें as सच कोई काम नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इसके लिए हमें राइट क्लिक और डिलीट ऐसे करना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अगेन अगर आप ये फर्स्ट टाइम करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बार परमिशन का पॉपअप आ सकता है। इट विल से समथिंग लाइक डू यू वांट टू अलाउ विजुअल स्टूडियो कोड टू एडिट फाइल्स या डिलीट फाइल्स, या फोल्डर एक्सेस रिलेटेड एक परमिशन है जो आपको देनी पड़ेगी। जैसे ही आप वो दे दोगे उसके बाद हम चीज़ों को डिलीट भी यहाँ से कर पाएंगे। तो अगर आपको वो पॉपअप आता है तो आप उसको येस कर दीजिए, ताकि आप फिर आगे से फाइल्स को डिलीट कर पाओ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फाइल है वो है package.json। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। जो भी हम एडिशनल पैकेजेस हमारे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, जो npm के पैकेजेस हैं, नोड पैकेज मैनेजर के जो पैकेजेस हैं, उन सब का जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हमें मिलती हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास कुछ 4 पैकेजेस हैं जो यहाँ पे हैं। पहला जो पैकेज है वो है रिएक्ट पैकेज, तो ये उसका करंट वर्जन है। उसके बाद रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स हैं और वेब वाइटल्स हैं। तो ये कुछ बेसिक पैकेजेस हैं जो क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है वो इन पैकेजेस के बेसिस पे रन करता है। तो इनमें से हमें कुछ भी रिमूव नहीं करना है, हमें इनको ऐसे ही रहने देना है। पर इनका जो ट्रैक है वो package.json फाइल में रखा जाता है। इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये जो हमारा फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स, इस पर्टिकुलर फोल्डर को हम कभी भी रिक्रिएट कर सकते हैं package.json फाइल का यूज करके, राइट। तो टिपिकली जब हम इस प्रोजेक्ट को शेयर करेंगे, जैसे आपने अगर गिटहब रिपोजिटरी को चेक किया होगा, तो वहां पे आपको नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर कभी नहीं मिलेगा। सिमिलरली कॉर्पोरेट में भी जब आप आगे जाके काम करोगे तो भी जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है वो शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप इसकी डिटेल्स चेक करोगे तो ये बहुत बड़ा फोल्डर होता है। कुछ 1-2 GB 3 GB 7-8 GB तक ही चला जाता है अगर हम बहुत सारे पैकेजेस अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो इससे बेटर एक तरीका है कि हम उन पैकेजेस का ट्रैक यहाँ पे रखते हैं, और जब भी हम एक प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में डालते हैं, मान लीजिए आपके साथ कोई प्रोजेक्ट को शेयर किया है या आपने किसी को प्रोजेक्ट शेयर किया है, तो अगेन
अगर आपने गिटहब से जाके इसको डाउनलोड किया होगा इस पॉइंट पे, तो वहां पे आपको एक कमांड रन करनी होती है npm install। बस उसके आगे कुछ लिखना नहीं है, npm install उसका शॉर्टकट कमांड है npm i। तो अगर हम उस कमांड को रन करते हैं तो जो हमारा टर्मिनल है वो package.json फाइल पे आएगा, वहां से वो एक एक पैकेज और उसका वर्जन रीड करेगा और इन सभी चीजों को npm से डाउनलोड कर देगा ऑन द गो। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोड को शेयर कर रहे हैं तो हमें सिर्फ हमारे लॉजिक कोड या यूआई कंपोनेंट्स जो है उन्हें शेयर करना है और उसके साथ ये package.json फाइल जो है इसको शेयर करना है। इतना काफी है नोड मॉड्यूल्स को रिक्रिएट करने के लिए। विच ऑल्सो टेल्स अस कि नोड मॉड्यूल्स में बेसिकली सिर्फ पैकेजेस का कोड है जिसे हमें कहीं भी कभी भी मॉडिफाई नहीं करना है, राइट। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको फॉर वॉट एवर रीजन नोड मॉड्यूल्स मॉडिफाई करना पड़े, इट विल नेवर हैपन, राइट। वो सिस्टम अपने आप, जो कंपाइलर है Node.js है, अपने आप बेस्ड ऑन package.json वो नोड मॉड्यूल्स को अपडेट या डिलीट कर देगा। अगर हम यहाँ से कोई पैकेज हटा देते हैं, दोबारा से फाइल को सेव करेंगे तो वो पैकेजेस नोड मॉड्यूल से भी रिमूव हो जाएंगे। तो Node.js इज वेरी स्मार्ट इन दैट सेंस, इट विल ऑटोमेटिकली मेंटेन अ ट्रैक कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है और उन पैकेजेस का जो भी कोड है वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमें मिल जाएगा। परफेक्ट। तो ये हमारी package.json फाइल है। अब जब भी हम पैकेज ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो वो हम package.json में करेंगे। इसके अलावा एक और फाइल होती है पैकेज लॉक। ये जो फाइल है ये उन पैकेजेस की जो डिपेंडेंसीज है उनका ट्रैक रखती है, राइट। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक पैकेज है रिएक्ट। अब रिएक्ट का जो पैकेज है उसकी खुद की कुछ डिपेंडेंसीज होंगी जिसके लिए और कई पैकेजेस हमें चाहिए। तो ये जो पैकेज लॉक है दिस कीप्स अ ट्रैक ऑफ ऑल दोज पैकेजेस जो एक्सटर्नल है टू आर पैकेजेस। मतलब हमने एक पैकेज डाला, उसकी जो डिपेंडेंसीज है, उसके जो अलग पैकेजेस रिक्वायरमेंट्स है, उनका ट्रैक पैकेज लॉक रखता है। अगेन इसका नाम लॉक इसीलिए है कि हमें इसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं करना है। तो हम अब तक जो हमने फाइल्स डिस्कस की हैं उसमें से सिर्फ package.json में चेंजेस करेंगे। वो भी चेंजेस हमें मैन्युअली नहीं करने, हम टर्मिनल में जब npm इंस्टॉल कमांड को रन करेंगे तो उस तरीके से अपने आप यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा हम यहाँ पे एक दो चेंजेस आगे चल के करेंगे। तो हम जब नोडमॉन को इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे एक क्विक चेंज हमें करना पड़ेगा, बट देन अगेन उसकी बात हम आगे चल के करेंगे। तो बेसिकली package.json को हम मॉडिफाई करते हैं, उस मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंगली पैकेज लॉक को सिस्टम या Node.js अपने आप जो है वो मॉडिफाई करके मेंटेन करता है। इसके बाद हमारे पास गिट इग्नोर है। तो ये एक रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए बनी हुई है। जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है नोड मॉड्यूल्स फोल्डर का ट्रैक नहीं रखा जाता बिकॉज अगेन लाइक आई जस्ट सेड वो रिक्रिएट हो जाता है बेस्ड ऑन package.json। इसके अलावा कुछ अदर फोल्डर्स भी हैं जैसे बिल्ड है, या जब हम टेस्टिंग डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम एक कवरेज नाम का फोल्डर बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम गिटहब पे नहीं डालेंगे बिकॉज ये लोकल जो है वो सेटअप है। तो इन चीज़ों की यहाँ पे लिस्ट डली हुई है। इसके बाद कुछ लोकल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो उन सब चीज़ों को हम गिटहब पे शेयर नहीं करते, जैसे हमारे डेटाबेस का सीक्रेट की, उसका पासवर्ड, उसका यूआरएल, ये जो सारे एंड पॉइंट्स हैं ये यूजुअली पब्लिक डेटा नहीं होता है। तो हम उसे सिस्टम पे लोकल रखेंगे, गिटहब पे नहीं भेजेंगे, इसीलिए वो गिट इग्नोर में है, राइट। इसके बाद हमारे पास दो मेन फोल्डर्स हैं, एक हमारे पास पब्लिक फोल्डर है और एक हमारे पास सोर्स फोल्डर है। पब्लिक से शुरू करते हैं। पब्लिक फोल्डर में जो यहाँ पे आइकॉन हमें दिख रहा है ये वो आइकॉन है जो टैब में विजिबल होता है। तो अगर आप ऊपर यहाँ पे चेक करेंगे ये रिएक्ट ऐप, तो ये जो आइकॉन है ये आइकॉन जो है वो यहाँ से आएगा। अभी हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहा है, जब हम इसको npm स्टार्ट करेंगे तो ये जो आइकॉन है ये हमें ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसको भी कैसे बदलना है और हम हमारे प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड आइकॉन वहां पे किस तरीके से डाल सकते हैं। अभी के लिए हमें ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास index.html है। यहाँ पे आपको काफी सारा कोड दिख जाएगा जो कमेंटेड आउट है। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरीके इस फाइल को एक्सेस करना है। अगेन रिएक्ट जो है वो सिर्फ इस रूट डिव को लेके वर्क करता है। तो इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं इनका हमें कोई काम नहीं है, तो इन कमेंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, तो जैसे ये लिंक है लोगो की, ये भी हमें नहीं चाहिए तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा ये आइकॉन जो है ये भी हमें नहीं चाहिए, थीम कलर कंटेंट भी हमें नहीं चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन भी फिलहाल में हमें नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
इसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे दो आइकॉन्स हैं, इन लोगोस की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये रिएक्ट के वो लोगोस हैं जो स्क्रीन पे विजिबल होते हैं, अगेन हमें वो नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग था, परफेक्ट। तो ये हमारा index.html है, यही हमें चाहिए। यहाँ पे दो और फाइल्स हैं। अब ये दो फाइल्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम डिलीट नहीं करेंगे। जो पहली फाइल है मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट बेसिकली उन चीज़ों का ट्रैक रखता है जो चीज़ें हम कैश में स्टोर करेंगे, राइट। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम एक वेबसाइट को फर्स्ट टाइम लोड करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें ज़्यादा टाइम लगता है, मान लीजिए 5 to 7 सेकेंड्स लग गए, पर दूसरी बार जब हम उसको लोड करेंगे तो वो बहुत क्विकली लोड हो जाती है, विद इन 2 to 3 सेकेंड्स। इसको जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहली बार जब चीज़ें लोड करते हैं तो हम कुछ चीज़ें ब्राउज़र की कैश मेमोरी में स्टोर करके रख देते हैं। तो उन चीज़ों की लिस्टिंग हम टिपिकली यहाँ पे करते हैं, बट देन अगेन अगर चाहिए तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम उसको भी स्किप कर सकते हैं। बट देन आई विल कीप इट बिकॉज अगेन इट इज समथिंग दैट इज गुड। इससे कुछ अच्छा ही होता है, हमारे प्रोजेक्ट का लोडिंग टाइम कम होता है, विच इज गुड। अगर आप और इमेजेस ऐड करोगे और एसेट्स आगे चल के ऐड हम करते हैं तो उन्हें भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक आखिरी फाइल है robots.txt। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। robots.txt वो फाइल है जिसको सर्च इंजन पहले रीड करता है और इसकी इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे या इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद ही हमारे वेबसाइट को क्रॉल किया जाता है। क्रॉलिंग वो प्रोसेस है जिससे सर्च इंजन को पता चलता है कि वेबसाइट पे क्या क्या है, जो मेटा टैग्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हम कर रहे हैं वेबसाइट पे, सर्विस बेस्ड हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, तो उसके लिए सर्च इंजन वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। तो जैसे ही हम एक डोमेन रजिस्टर करते हैं ऑटोमेटिकली क्रॉल आ जाता है, या फिर हम एक मैनुअल क्रॉल को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम गूगल में जाएंगे तो गूगल में वहाँ पे सेटिंग्स हमें मिलती हैं, बिजनेस सेटिंग्स है जहाँ पे हम एक मैनुअल क्रॉल को बेसिकली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे जो है गूगल हमारे वेबसाइट पे आएगा, गूगल का क्रॉलर, और चेक करेगा कि क्या क्या हम सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे अगर हमें कुछ चीज़ों को डिसअलाउ करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एडमिन का सेक्शन है या हमारे पास कुछ एक हिडन राउट है जो हमें नहीं दिखाना पब्लिक को, उन चीज़ों को हम इस डिसअलाउ में लिख सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए हमारे पास एक एडमिन पैनल है तो हम इस तरीके से लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो क्रॉलर है वो इस एडमिन वाले फोल्डर को नहीं विजिट करेगा, इसके अलावा जितनी फाइल्स हैं, जितने पेजेस हैं, उनको विजिट कर लेगा, पर जो भी हमने यहाँ डिसअलाउ में लिखा है उन चीज़ों को वो क्रॉलर विजिट नहीं करेगा। तो अगेन काफ़ी सारे डेवलपर्स इस फाइल को नहीं यूज़ करते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जब हम डिप्लॉय करने पे आएंगे तब हम यहाँ पे चल के कुछ चेंजेस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो अगेन मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, हम आगे चल के इसकी बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारा मेन फोल्डर है जहाँ पे सारा कोड हमें लिखना है वो है सोर्स फोल्डर। इसके अंदर अगेन हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले एक वेब वाइटल्स की फाइल है। तो ये बेसिकली कुछ स्टैट्स हैं, कुछ डेटा है जो ब्राउज़र हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करता है। अगेन ये रिएक्ट एप्लीकेशन में डिफ़ॉल्ट है। तो जब भी ऐप ओपन होती है, जब कोई क्लिक करता है, लोडिंग टाइम्स है, ऐसी कई चीज़ों को हम ट्रैक कर सकते हैं जो इस रिपोर्ट वेब वाइटल्स में होता है। बट अगेन हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। इसके अलावा जो हमारे पास अगला फाइल है वो है सेटअप टेस्ट्स। अगेन इसको हम आगे चल के दोबारा क्रिएट करेंगे जब हम टेस्टिंग करेंगे, पर फिलहाल में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। फिर हमारे पास है लोगो, अगेन हमें ये भी नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर दूंगा। app.css है, ये जो कुछ डिफ़ॉल्ट CSS का कोड लिखा है जिससे हमें आउटपुट में कुछ देखने को मिलता है, वो भी फिलहाल में हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम कस्टम कोड करने वाले हैं, तो इसे भी डिलीट कर देते हैं। app.js है जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट होता है वो भी यहाँ पे है, ये भी हमें नहीं चाहिए तो मैं फिलहाल में इसे भी डिलीट कर दूंगा। फिर उस कंपोनेंट के लिए एक टेस्ट फाइल है, अगेन आगे चल के हम अपना खुद का टेस्ट भी लिखेंगे, तो अगेन फिलहाल में इसको डिलीट कर देते हैं, आगे चल के दोबारा से क्रिएट कर लेंगे। सिर्फ दो फाइल्स हैं सोर्स के अंदर जो हम डिलीट नहीं करेंगे, एक है index.js जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट है, और दूसरा है उसका एक CSS। तो इसमें बेसिकली सिर्फ मार्जिन सेट होती है एंड फॉन्ट फैमिली में कुछ चेंजेस होते हैं, तो बेसिक सेटअप है, इसीलिए इस फाइल को हम रहने देंगे, इसे डिलीट नहीं करेंगे। फाइनली index.js में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अब डिलीट कर दी हैं पर यहाँ पे वो यूज़ हो रही है, तो लेट्स क्विकली डिलीट देम जिन भी चीज़ों का हमें काम नहीं है।
तो सबसे पहले ऐप हमने डिलीट कर दिया है, तो अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ एक डिव डाल के हम छोड़ देंगे। यहाँ पे वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, टेस्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं हेलो, सिर्फ ऐसा कुछ लिख देंगे अभी के लिए, ताकि हम कुछ आउटपुट में देख पाए। तो ऐप हमने हटा दिया है, index.css हमारे पास है, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम भी हमारे पास है, वेब वाइटल्स हमें नहीं चाहिए, और ये लास्ट की कमेंट्स अगेन जो वेब वाइटल्स के बारे में है वो भी हमें नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हमने डिलीट कर दिया है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास बचा है मेजरली package.json। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, इसको हम कभी गलती से भी डिलीट नहीं कर सकते। इसके बेसिस पे पैकेज लॉक और नोड मॉड्यूल्स क्रिएट किया जा सकता है, बट देन अगेन पैकेज लॉक को भी हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। गिट इग्नोर है वो भी डिफॉल्ट है, हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। index.js में हमने चेंज किया है, और index.html में हमें जो जो नहीं चाहिए था हमने वो सब यहाँ से हटा दिया है। तो इतनी चीजें हमारे पास बच गई हैं। कुछ 5 फाइल्स हैं पैकेज फाइल के अलावा, index.html, manifest.json, robots.txt, index.js और index.css। बस इतनी फाइल्स हमें चाहिए हमारा प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए या हमारा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। इस पॉइंट पे अगर हम जाके प्रोजेक्ट को रन करते हैं, तो अभी अगर हम npm स्टार्ट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट अपने आप रन हो जाएगा। ये एरर इसीलिए आया, अगेन बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम करेक्ट फोल्डर में नहीं है। ये हमें बोलेगा दिस इज रिलेटेड टू npm नॉट बीइंग एबल टू फाइंड। पहले हमें cd करना है फ्रंट एंड में, फिर उसके बाद हम npm स्टार्ट रन कर सकते हैं। तो अगेन वी विल नोटिस कि इस पॉइंट पे हमारा प्रोजेक्ट जैसा हमें चाहिए वैसा वर्क कर रहा है। और अगेन जो भी हमने सब अभी डिलीट किया है उसका आउटपुट पे एज सच कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। तो अगेन यू कैन ऑल्सो गो अहेड क्विकली डिलीट ऑल ऑफ दीज फाइल्स। जो भी चीजें हमें नहीं चाहिए हमने उन सबको डिलीट कर दिया है। अगले वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से सेटअप करेंगे। सारे एम्प्टी कंपोनेंट्स, फोल्डर स्ट्रक्चर सब जो है हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम क्रिएट करेंगे। तो आप क्विकली इसको सेटअप कर लीजिए। अगले वीडियो पे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। हाय, पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि जो डिफॉल्ट फाइल्स और फोल्डर्स हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड से मिलती हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनका काम क्या है, और वो सारे फाइल्स और फोल्डर्स जो हमें नहीं चाहिए थे, जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, उन्हें हमने डिलीट कर दिया है। वो सारा कोड जो हमें नहीं चाहिए था उसे रिमूव कर दिया है। तो एट दिस पॉइंट वी हैव अ बेयर मिनिमम रिएक्ट प्रोजेक्ट। जो एकदम बेसिक मिनिमम चीज़ें चाहिए होती है एक रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए, हमारे पास सिर्फ उतना है। इस वीडियो में हम ये करेंगे कि जो फाइनल आउटपुट है हम उसको स्टडी करेंगे और ये फिगर आउट करेंगे कि उसके बेसिस पे हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, और वो हम आके हमारे प्रोजेक्ट में सेटअप करेंगे। तो बेसिकली हम एम्प्टी फाइल्स या ब्लैंक फाइल्स क्रिएट करेंगे हर कंपोनेंट के लिए। अगेन अलग अलग डेवलपर्स इसको अलग तरीके से अप्रोच करते हैं, बट मुझे जो तरीका पसंद है सबसे पहला वो यही है कि उसमें फर्स्ट स्टेप है आउटपुट को स्टडी करना। क्योंकि टिपिकली जब हम एक डेवलपमेंट का रोल अगर निभा रहे हैं तो हमें एक वायर फ्रेम दी जाती है जो हमारे लिए इनपुट है। उस वायर फ्रेम को रेफर करके फिर हमें जो फाइनल आउटपुट है उसको कोड करना है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिजाइन पूरा रेडी मिलता है और हमें उसे कोड करना है। वही एग्जैक्टली चीज मैंने यहाँ पे की है कि जो एक डिजाइन डॉक्यूमेंट है, एक पीडीएफ है, वो मैंने यहाँ पे बना के रखी है जो हमारे फाइनल प्रोजेक्ट की पीडीएफ है। एक बार हम उसको स्टडी करेंगे, उसके जो कंपोनेंट्स हैं हर पेज के उसमें स्क्रीनशॉट्स हैं, तो वहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पेज के लिए क्या कंपोनेंट हमें चाहिए, और उसके बाद हम जाकर के उन कंपोनेंट्स के लिए एक एक फोल्डर या एक एक जो इंडिविजुअल फाइल है वो आके रिएक्ट में क्रिएट कर देंगे। इसके साथ साथ हम गिटहब का एक सेटअप भी यहाँ पे कर लेंगे। कुछ भी कोड लिखने से पहले ये रिकमेंडेड है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या इस फोल्डर में गिट को इनिशियलाइज कर लें। ऐसे तो गिट रिएक्ट डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर देता है, पर हमने कोई कमिट नहीं किया है, हमने कोई ब्रांच नहीं बनाई है, तो हम वो सेटअप भी यहाँ पे क्विकली कर लेंगे, ताकि इन केस आगे चल के अगर कुछ गलत होता है, कुछ एरर आ जाता है, तो वी कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक टू द लेटेस्ट कमिट जो हमने लेटेस्ट चेंज किया था, जहां पे सब वर्क कर रहा था, हम वहां पे उसको रिवर्ट कर सकते हैं। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कई लोग शुरू में करना भूल जाते हैं या मिस आउट कर जाते हैं। तो उससे ये होता है कि आगे चल के जब कोड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एरर्स आने लगते हैं, तब पीछे जाने का कोई रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि आपने कमिट नहीं किया है, ब्रांचेस क्रिएट नहीं की है। तो क्विकली यहाँ पे हम लोकल सेटअप ही कर लेंगे। गिटहब पे इसको अभी पुश करने की जरूरत नहीं है, बट अगेन आपके लिए ये प्रोजेक्ट गिटहब पे भी अवेलेबल होगा, आपको उसकी लिंक ऑलरेडी मिल जाएगी, जहां से आप ब्रांच बाय ब्रांच जाके देख सकते हो कि किस पॉइंट पे क्या क्या कोड हुआ था। तो अगेन क्विकली वो सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए दोबारा से टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेंगे। हमें फ्रंट एंड के अंदर ये करना है, तो मैं cd फ्रंट एंड कर लूंगा। ऑलरेडी गिट इनिशियलाइज्ड है, पर हम दोबारा से एक बार वो कमांड रन कर देंगे तो उससे री इनिशियलाइज हो जाएगा। यू कैन सी इट सेज री इनिशियलाइज्ड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी।
तो इस पॉइंट पे गिटहब रिपोजिटरी हमारी क्रिएट हो गई है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें जो हमारा इनिशियल ब्रांच है उसे बना देना है और फिर कमिट कर देना है, ताकि हम हर चीज का एक एक ब्रांच बनाएंगे, कभी कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ एरर आ गया तो वी कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट ब्रांच जो हमारा लेटेस्ट कमिट है। फिर उसके बाद एट एनी पॉइंट अगर हमें चाहिए तो हम उसको मेन ब्रांच के साथ मर्ज तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक मैसेज डाल देंगे, तो गिट कमिट, कमिट करने से पहले हमें ऐड करना होगा, तो वी कैन से गिट ऐड डॉट। गिट ऐड डॉट से जो भी फाइल्स में हमने चेंजेस किए हैं वो सारी फाइल्स जो हैं यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें जो m दिख रहा है, ये m वाली फाइल्स का मतलब है ये मॉडिफाइड है, तो इन्हें हमें इस कमिट में डालना है। अब इसके बाद हम कर देंगे कमिट, तो गिट कमिट, इसका जो सिंटैक्स है वो है -m, जहाँ पे हम मैसेज लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल सेटअप, आपको जो भी रेलेवेंट मैसेज है आप वो यहाँ पे लिख दीजिए। अगेन हम एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे अब हमें दिख जाएगा कि हमने कितनी चीजें चेंज की है। तो हमने कुछ 13 फाइल्स में चेंजेस किए हैं, जिसमें से कई सारी फाइल्स हमने डिलीट कर दी हैं, राइट। तो ये ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम आए तो हम देख सकते हैं कि क्या डिलीट हुआ था और किस पॉइंट पे वो डिलीट हुआ था और कहाँ से वो इश्यू एक्चुअली जो है वो आ रहा है। परफेक्ट। इसके बाद हम एक नया ब्रांच क्रिएट कर लेंगे। ब्रांच क्रिएट करने के लिए अगेन हमारे पास कमांड है चेकआउट। अगर हमें नया ब्रांच बनाना है तो है -b और इसके बाद हम दे देंगे ब्रांच नेम। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच का जो नाम है वो मैं दे दूंगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि इस पर्टिकुलर ब्रांच में हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करेंगे, राइट। तो ये रिएक्ट एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर नहीं है, पर जो क्लोन हम बना रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा। तो इस पॉइंट पे हम एक ब्रांच बना देंगे, वहां पे जी मेरा मिस हो गया है, मैं गिट उसको कंप्लीट कर देता हूं, डन। तो ये ब्रांच यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो एक नई ब्रांच पे हम स्विच हो चुके हैं, और अब इस ब्रांच में हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारी मेन ब्रांच से हटके होगा। तो बेसिकली अब तक जो हमने किया है वो अब सेव हो गया है, अगर हमें कभी भी दोबारा वापस वहां जाना है तो हम जा सकते हैं। परफेक्ट। तो ये हमारा गिट इनिशियलाइजेशन हो चुका है। अब हम चलते हैं आउटपुट पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने हर पेज का जो आउटपुट है वो ले रखा है, राइट। और मेरे पास यहाँ पे एक पेन और टैबलेट भी है। तो अब इसको यूज करके हम क्या करेंगे, हम ये फिगर आउट करेंगे कि किस पार्ट ऑफ द पेज को हमें एक कंपोनेंट बनाना चाहिए। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि जब हम कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं तो वी फोकस ऑन सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। उसका मतलब है कि हमें ये डिसाइड करना है कि कितना पार्ट ऑफ द पेज एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, उसको हम एक कंपोनेंट बना देंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि ये जो नेविगेशन बार है, ये जो हमारा ऊपर का नैव बार है, ये पूरा नैव बार ऑल द वे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये पूरा नैव बार हर पेज में कॉमन है, राइट। बेसिकली रिएक्ट के टर्म्स में अगर हम बोले तो ये एक ही कंपोनेंट है जो हम बार बार रीयूज कर रहे हैं। तो ये जो पूरा नैव बार का सेटअप है, इसके लिए हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं, लेट्स कॉल इट एन फॉर नाउ। तो ये नैव बार है, इसको हम एक अलग सा कंपोनेंट बना देंगे, क्योंकि हमें इसे रीयूज करना है। तो हर पेज पे रिपीट करने के बदले अगर हम एक बार इसको बना दें तो हम उसे बार बार हर पेजेस पे यूज कर सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई। इसके बाद जो हमारा सपोर्ट पेज है हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा ब्लू बैकग्राउंड वाला एरिया है, इसको हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं। इसका नाम हम सपोर्ट या इस तरीके से कुछ दे देंगे, तो ये हमारा सपोर्ट कंपोनेंट हो जाएगा। आई थिंक मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा तो ज्यादा विजिबल है, राइट। तो ये सपोर्ट कंपोनेंट हम बना देंगे। और इसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक टिकट रिलेटेड सेक्शन है, और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये टिकट रिलेटेड ही है। अगर आप देखोगे इट सेज टू क्रिएट अ टिकट सिलेक्ट अ रेलेवेंट टॉपिक। तो ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पे कॉइन तक, ये सब कुछ टिकट रिलेटेड है। तो ये पूरा जो व्हाइट बैकग्राउंड हमारा है, इस पूरी चीज को हम एक और कंपोनेंट बना सकते हैं जो होगा टिकट, राइट। सो टिकट रिलेटेड हम इसे एक कंपोनेंट बना देंगे। तो ये एक और चीज हो गई। इसके बाद में जो हमारा फुटर है, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे, राइट, ऑल द वे फ्रॉम द लोगो टिल द लिंक्स एट द बॉटम, जो NAC BAC की जो लिंक्स है नीचे, इस पूरी चीज को हम फुटर बना देंगे। अगेन फुटर विल बी रीयूजेबल, तो इसको भी हम आगे चल के रीयूज करेंगे, राइट। तो जो नैव बार है और जो फुटर है वो हम हर जगह पे रीयूज करेंगे। तो अगेन ये हमारा नैव बार है जिसमें सारे लिंक्स हैं, राइट, वो यहाँ भी हम रीयूज करेंगे। अब जो सेकंड हमारे पास पेज है यहाँ पे, वो है होम पेज। होम पेज पे एक्चुअली कई सारी अलग अलग चीजें हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करेंगे या फाइनल आउटपुट को आप स्टडी करेंगे तो इस तरीके से कुछ होम पेज है जिसमें बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी सेक्शंस हैं। तो अगेन ये तो हमने ऑलरेडी बना लिया है, ये तो हमारा फुटर है, राइट। इसके अलावा एक ये सेक्शन है यहाँ पे, ओपन अ जीरो द अकाउंट। तो ये जो सेक्शन है ये एक्चुअली और भी जगह पे यूज हो रहा है। तो अगेन अगर आप पूरी वेबसाइट को स्टडी करोगे तो यू विल रियलाइज कि ये 2-3 बार अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं, राइट। तो ये एक कंपोनेंट हमारा बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो सेक्शन है, इस पर्टिकुलर चीज को हम एक सेक्शन बना सकते हैं या एक कंपोनेंट बना सकते हैं। ये हमारा एजुकेशन के अराउंड कुछ हो सकता है, तो इसको हम एजुकेशन कंपोनेंट कह देंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा प्राइसिंग का सेक्शन है, तो इसे हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं। तो अगेन माय पॉइंट इज कि व्हेन वी आर डिसाइडिंग कंपोनेंट्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी या रिलेटेड डेटा है उसको ग्रुप करना है, राइट। तो ये प्राइसिंग वाला एक हमारा कंपोनेंट बन जाएगा।
और फिर ये जो सी प्राइसिंग का बटन है ये हमें प्राइसिंग कंपोनेंट पे लेके जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक पूरा ये ट्रस्ट वाला जो चीज़ है इसको हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं, उसका नाम हम ट्रस्ट दे देंगे या स्टैट्स दे देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो अवार्ड्स वाला पूरा पार्ट है, ये दोनों चीज़ें, इस पूरी चीज़ को मिला के हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं जिसमें अगेन लेफ्ट हाफ राइट हाफ होगा, वो हम आगे चल के फिगर आउट करेंगे। तो इसको यहाँ पे अवार्ड्स नाम दे सकते हैं या कुछ ऐसा रेलिवेंट नाम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम दे सकते हैं। तो ये हमारे अवार्ड्स हो गए। और फाइनली ये जो हमारा हेडर है इसे हम हीरो कहते हैं। तो जो टेक्निकल टर्म है या ज़्यादा जो डिज़ाइन टर्म है टॉप सेक्शन ऑफ द पेज के लिए, इसको हम हीरो कंपोनेंट कहते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पेज होता है टिपिकली उसको हीरो सेक्शन कहा जाता है। जनरली इसमें स्लाइडर होता है या अबाउट द कंपनी होता है। मार्केटिंग टर्म्स में हम बोलते हैं CTA, कॉल टू एक्शन, वो हीरो सेक्शन में होता है। तो हमारा जो CTA है वो भी यहीं पे है, साइन अप नाउ, ये हमारा CTA या कॉल टू एक्शन यहाँ पे है। परफेक्ट। तो ये हमने होम पेज को स्प्लिट कर लिया है। तो इसी तरीके से हम बाकी पेजेस को भी क्विकली जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम नीचे चलेंगे तो हमारे पास बाकी के जो पेजेस हैं वो भी हैं। जैसे यहाँ पे साइन अप पेज है, तो ये जो कंपोनेंट है ये पूरा हीरो सेक्शन है, तो ये साइन अप कंपोनेंट का हीरो सेक्शन बन जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे दोबारा से फुटर है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, तो ये फुटर है जिसको हम रीयूज कर ही सकते हैं। इसके बाद ये अबाउट पेज है, तो यहाँ पे अबाउट वाला पार्ट है, अगेन ये हीरो सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक और यहाँ पे पार्ट है, इसको चाहिए तो हम एक और कंपोनेंट बना सकते हैं या हीरो सेक्शन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर ये जो टीम वाला पार्ट है इस चीज़ को हम एक कंपोनेंट बना लेंगे। तो अगेन यहाँ पे फाउंडर की जगह आप अपनी डिटेल्स भी डाल सकते हैं टू कीप इट मोर रियलिस्टिक एंड रेलिवेंट, ताकि अगर कोई इंटरव्यूअर या HR आगे चल के इसको विजिट करता है आपके पोर्टफोलियो को तो वो भी देख सके कि आपने बनाया है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली आपका खुद का जो इमेज है वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग पेज है हमारे लिए, प्रोडक्ट्स का जो सेक्शन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये तो हीरो वाला पार्ट हो जाएगा, दिस इज ओके, ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम हीरो में डाल देंगे। पर इसके नीचे का जो पार्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको अगर आप नोटिस करोगे तो यू विल नोटिस अ पैटर्न। पहले मैं स्क्रॉल करता हूँ फिर मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में टेक्स्ट आता है, फिर राइट साइड में इमेज आती है, फिर राइट साइड में टेक्स्ट आता है और लेफ्ट साइड में इमेज आती है। जैसे शुरू में यहाँ पे लेफ्ट में इमेज है, राइट में टेक्स्ट है, राइट। इसी तरीके से ऑल्टरनेट है, तो यहाँ पे लेफ्ट में टेक्स्ट है फिर राइट में इमेज है, अगेन ऑल्टरनेट है, फिर यहाँ पे राइट में टेक्स्ट है और लेफ्ट में इमेज है। तो इस पर्टिकुलर चीज को इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन कॉम्पोनेंट ईच, रिएक्ट के टर्म्स में हम ये कर सकते हैं कि हम एक कॉम्पोनेंट बना दें जो लेफ्ट के लिए हो। एक कंपोनेंट हम ऐसा बना देंगे जिसमें इमेज जो है वो लेफ्ट में आ रही है, राइट। तो इसको हम बोल देंगे लेफ्ट कंपोनेंट फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से एक अकेला कंपोनेंट हम ऐसा बना देंगे जिसमें इमेज राइट साइड में आ रही हो, तो इसको मान लीजिए हमने कह दिया RC, राइट कंपोनेंट। अब हम इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं, जो डेटा हम पास कर रहे हैं वो बदल सकते हैं जब हम इस कंपोनेंट को कॉल करेंगे या यूज करेंगे। तो उससे ये होगा कि हमें रिपीट कोड नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। कंपोनेंट बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, या रादर कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि हमें ये फिगर आउट करना है कि किस पार्ट पे कोड हम सेव कर सकते हैं, कहाँ पे हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चीजें रिपीट हो रही है, तो इसको हम एज अ पैरामीटर जो है वो पास कर सकते हैं, राइट। या एज अ जो सिंगल कंपोनेंट के अंदर हम डिटेल्स देते हैं उस तरीके से हम इसको पास कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कोड को सेव कर सकते हैं या थोड़ा कोड कम हमें लिखना पड़ेगा। फिर अगेन ये यूनिवर्स वाला जो पूरा एरिया है इसको हम एक कंपोनेंट बना देंगे और दोबारा से हमारे पास जो फुटर है वो आ गया है। तो फुटर तो एक कंपोनेंट हमने बना ही दिया है, राइट। तो इसी तरीके से प्राइसिंग भी है जहाँ पे ये सेक्शन जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था शुरू में कि इसको हम एक अलग कंपोनेंट अगर बना देंगे तो फिर हमें प्राइसिंग में भी उसको रीयूज करने का चांस मिल जाएगा। तो अगेन एक ही बार कोड करना पड़ेगा और हम उसको 2-3 जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा आउटपुट है जो हमने अभी देखा है, ये डिजाइन है जिसको हमें कोड करना है। तो इस वीडियो में हमने गिटहब का सेटअप कर लिया है और हमने बेसिक कंपोनेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि इस तरीके से हमें कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम हमारे प्रोजेक्ट पे चलेंगे और इन सारे फोल्डर्स और फाइल्स के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको सेट कर लेंगे। तो हम सारी ब्लैंक फाइल्स पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके उनको फिल करते जाएंगे। मुझे ये तरीका बहुत पसंद है कि मैं पहले पूरे प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर कर लूँ ताकि दिमाग में क्लियर हो जाए एग्जैक्टली बनाना क्या है, और उसके बाद जाके मैं एक एक सेक्शन को कोड करूँ। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि वो सेक्शन बाय सेक्शन कोड करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आप सपोर्ट पेज से शुरू कर रहे हैं तो पहले पूरा सपोर्ट पेज को कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव किया जाएगा, फिर उसके कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे। बट मुझे ये चीज़ पहले करना इसीलिए पसंद है क्योंकि जैसे हमने अभी देखा कि कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो रीयूज हो सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है अगर हम इंडिविजुअली चीज़ें बनाते जाएं। ओनली इफ वी टेक अ ब्रॉडर लुक एट द होल थिंग, तभी हमें समझेगा कि अच्छा ये पार्ट रिपीट हो रहा है या इस कंपोनेंट को हम दोबारा यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो यस, इस वीडियो में हमने देख लिया है कि किस तरीके से आउटपुट को सेपरेट करना है कंपोनेंट्स में। अगेन हमने अलग अलग तरीके की चीज़ें सेपरेट की है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिपीट होने वाली है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो यूनिक टू द पेज है। हर तरीके से हमने डिस्टिंक्शन देख लिया है कि किस तरीके से एक बड़े डिजाइन को हम छोटे कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ दैट दिस इज क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में लेट्स जंप इन एंड टेक अ लुक एट क्रिएटिंग द फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर फॉर दिस।
हाय, पिछले वीडियो में हमने जो आउटपुट है, जो हमारा फाइनल डिजाइन है, उसको लेके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमें जो पूरा लैंडिंग पेज वाला पार्ट है उसको कितने कंपोनेंट्स में, किस सेक्शन को किस तरीके से स्प्लिट करना है। इस वीडियो में हम क्विकली उन कंपोनेंट्स के लिए एक एक करस्पॉन्डिंग फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो ये डिजाइन है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से किस चीज को अलग अलग से कंपोनेंट में बनाना है। तो आई थिंक होम पेज से स्टार्ट करते हैं या होम सेक्शन से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो सारे सेक्शन है, साइन अप, अबाउट, प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, सपोर्ट, हर सेक्शन के लिए हम करस्पॉन्डिंगली कंपोनेंट्स जो है वो क्रिएट करते जाएंगे। कंपोनेंट क्रिएट करने से जो मेरा मतलब है वो है ब्लैंक फाइल्स या ब्लैंक फोल्डर्स क्रिएट करना। तो सबसे पहले सोर्स के अंदर हम एक फोल्डर बना लेंगे जो है लैंडिंग पेज, राइट। तो लैंडिंग पेज पे हम अभी वर्क कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा डैशबोर्ड है उस पर हम आगे चल के वर्क करेंगे। तो यहाँ पे दो फोल्डर्स रहेंगे, एक में लैंडिंग पेज के कंपोनेंट्स रहेंगे, फिर उसके बाद एक डैशबोर्ड में उसके कंपोनेंट्स रहेंगे। लैंडिंग पेज में अब मैं हर सेक्शन के लिए एक एक जो है फोल्डर बना लूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास होम सेक्शन है, जो हमारा जो मेन सेक्शन है वो होम सेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास है साइन अप, फिर है अबाउट, प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग और सपोर्ट। इतने अलग अलग सेक्शंस हैं। तो क्विकली हर सेक्शन के लिए मैं एक एक फोल्डर यहाँ पे बना लूंगा। तो साइन अप, इसके बाद हमारे पास है अबाउट, इसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट्स, इसके बाद हमारे पास है प्राइसिंग और है सपोर्ट। तो इतने जो फोल्डर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके अलावा एक हो जाएगा सपोर्ट फोल्डर, राइट। तो इस चीज को करने से हमें एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली कितनी चीजें या कितनी फाइल्स और फोल्डर्स की हमें जरूरत है। तो अगेन एक बार डबल चेक कर लेते हैं। हमने बना दिया है अबाउट, होम, प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स, साइन अप और सपोर्ट। सो आई थिंक मेन्यू में 6 ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस है, साइन अप, अबाउट, प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, सपोर्ट और एक जो होम है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 6 फोल्डर्स जो हैं वो बन गए हैं। हमने 6 फोल्डर्स यहाँ पे बना दिए हैं। परफेक्ट। अब एक एक करके इनको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले होम से स्टार्ट करेंगे। होम में जो हमारा सबसे ऊपर का कंपोनेंट है, अगर आपको याद होगा, वो है nav bar, राइट। तो उसको हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्विकली एक फाइल बना देंगे navbar.js। अगेन ये एक रिएक्ट कंपोनेंट होने वाला है, तो इसीलिए जो नाम मैंने यूज किया है वो अपर केस लेटर है, n कैपिटल है, क्योंकि ये कंपोनेंट होने वाला है, राइट। कई लोग इसको टॉप nav भी कहते हैं। तो अगर आपको nav bar की जगह नाम टॉप nav देना है तो वो भी आप दे सकते हो कुछ इस तरीके से। टॉप nav भी बहुत कॉमन नाम है जो यूज किया जाता है, पर मैं nav bar प्रेफर करता हूं तो मैं वही रखूंगा। आपको जो नाम रेलेवेंट लगता है आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। नाम लिखने से एक और टिप यहाँ पे आपके लिए ये है कि जब भी आप एक कंपोनेंट क्रिएट करो तो उसका जो नाम है वो काफी सोच समझ के रेलेवेंट टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंपोनेंट रखना चाहिए, ताकि अगर कोई और आपका कोड स्टडी करे, बिकॉज अगेन टिपिकली कॉर्पोरेट सेटअप में ऐसा होगा कि आप एक टीम में वर्क कर रहे हो, आपके साथ और भी डेवलपर्स होंगे और आप सब मिलके एक पेज पे या एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे। तो कई बार ऐसा होगा कि आप जो कोड करोगे वो किसी और को दिया जाएगा और किसी और का कोड आपके पास आएगा मॉडिफिकेशन या अपडेट्स के लिए। तो बहुत जरूरी है कि जो नाम हम दे वो मीनिंगफुल हो, वो सेंसिबल हो। ABCD, XYZ, रैंडम, 1 2 3 इस तरीके के नाम नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो मान लीजिए कि कुछ हफ्ते गुजर गए हैं और उसके बाद आपको बोला है कि अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो अगर हमने नाम मीनिंगफुल नहीं दिए तो हम खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा इस नाम पे क्या था, which component was given this name, उसका काम क्या था, रोल क्या था। It gets very confusing after a point of time. That is why it is recommended कि हम meaningful names यहाँ पे यूज करें। Perfect। तो navbar बन गया है। उसके बाद hero component है, तो इसका नाम हम वही दे देंगे hero.js। अगेन h यहाँ पे कैपिटल होगा। इसको अगर आपको हीरो सेक्शन नाम देना है तो आप हीरो सेक्शन भी बोल सकते हो कुछ इस तरीके से। बट देन अगेन हीरो टिपिकली एक ही कंपोनेंट होता है, एक पेज पे या एक पार्ट पे, तो उसलिए मैं सिर्फ हीरो यहाँ पे लिख रहा हूँ। बट देन अगेन हीरो सेक्शन इज ऑल्सो परफेक्टली एप्लीकेबल नेम। इसके बाद हमने डिसाइड किया था इस सेक्शन को अवार्ड्स नाम दिया जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा कॉम्पोनेंट है जिसका नाम है awards.js। नीचे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रस्ट है, इसको हम स्टैट्स भी कह सकते हैं। तो अगेन जो भी नाम रेलेवेंट हो मैं यहाँ पे स्टैट्स दे देता हूँ, क्योंकि वो स्टैट्स बता रहे हैं कि इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतना ग्रोथ हुआ है, इतने कस्टमर्स हैं। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जो यहाँ पे हैं। इसके बाद हमारे पास प्राइसिंग है, तो अगेन इसको हम यहाँ पे pricing.js ये बोल देंगे। इसके बाद हमारे पास है एजुकेशन और ओपन अकाउंट और उसके बाद है फुटर। तो क्विकली इन 3 चीजों को बना देते हैं। तो education.js, फिर इसके बाद है ओपन अकाउंट, तो मैं उसको एग्जैक्टली वही नाम दूंगा, ओपन अकाउंट, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एंड फाइनली वी हैव फुटर। अब फुटर वी विल रियलाइज इज अ कंपोनेंट व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय अदर पेजेस आल्सो। जो हमारा अबाउट का सेक्शन है या जो प्राइसिंग का सेक्शन है वहां भी हमें फुटर चाहिए, तो इसको हम ड्रैग करके लैंडिंग पेज में बाहर मूव कर देंगे ताकि मल्टीपल कंपोनेंट्स इसको एक्सेस कर पाए। सिमिलरली इफ यू रिमेंबर, दिस ओपन अकाउंट वाज आल्सो यूज्ड इन 2-3 प्लेसेस। सो अगेन दिस विल बी एन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आउटसाइड। इट इज अ कंपोनेंट बट वी आर जस्ट प्लेसिंग इट आउटसाइड ताकि हम उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर पाए। अगेन जो सारी फाइल्स है मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इस तरीके से हमारा होम कंपोनेंट कंप्लीट हो गया है।
हमें एक और कंपोनेंट यहाँ पे लगेगा, वो होम पेज है जिसमें हम बाकी सारे कंपोनेंट्स को लिखेंगे. दिस इज लाइक अ रैपर फॉर द एंटायर होम सेक्शन. डन. इसके बाद क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे. तो नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, आई थिंक वो अबाउट सेक्शन है. मैं वहां पे स्क्रॉल कर लेता हूँ. ये हमारा सेक्शन है साइन अप. तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो साइन अप सेक्शन है. तो अगेन साइन अप के अंदर चलते हैं. यहाँ पे हमें दो ही कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक तो साइन अप है, उसके बाद फुटर है. तो अगेन हम वो दो ही कंपोनेंट्स बना देंगे. फुटर ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ साइन अप का एक कंपोनेंट चाहिए. तो वील कॉल इट साइन अप डॉट जेएस. बस हमें एक ही कंपोनेंट यहाँ चाहिए. डन. क्विकली नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा अबाउट. अबाउट में हमारे पास एक हीरो सेक्शन है जिसमें हम यहाँ तक सब डाल सकते हैं, और उसके बाद ये पीपल वाला पार्ट है. तो ये दो हो गए, और फुटर कॉमन ऑलरेडी अवेलेबल है. तो अबाउट में हम पहले बना देंगे हीरो डॉट जेएस. इसके बाद हम बना देंगे टीम, क्योंकि वो टीम वाला सेक्शन है. एंड फाइनली वी विल पुट इट टुगेदर इनटू अबाउट पेज. तो एक और बना देंगे हम अबाउट पेज डॉट जेएस, जो इसका रैपर होगा. डन. तो होम हो गया है, अबाउट हो गया है, साइन अप हो गया है. नेक्स्ट चलते हैं हम टेक्नोलॉजी पे. ये है प्रोडक्ट्स पेज, राइट. तो प्रोडक्ट्स पेज में हमारे पास एक हीरो है जिसमें टेक्नोलॉजी है, उसके बाद एक लेफ्ट है और एक राइट है. तो अगेन हमने ये डिसाइड किया था कि हम जो हीरो सेक्शन है वो अलग बनाएंगे. उसके बाद हम सिर्फ दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, जिसमें एक कंपोनेंट होगा लेफ्ट इमेज, इस तरीके से. अगेन नाम आप कुछ भी दे सकते हो. और एक होगा राइट इमेज. तो मेक श्योर यू मेक दिस इन द करेक्ट फोल्डर. ये हमारे प्रोडक्ट्स फोल्डर में है. तो इमेज को यूज करने के बजाय हम यहाँ पे राइट सेक्शन भी दे सकते हैं. तो लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन, लेफ्ट इमेज, राइट इमेज, जो भी नाम देंगे मेक श्योर इट इज अ मैच. दोनों में अलग अलग यूज नहीं करना है. तो इसको भी मैं सेक्शन यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ. तो लेफ्ट सेक्शन एक हो गया और राइट सेक्शन एक हो गया. तो अगेन लेफ्ट सेक्शन में वील से कि इमेजेस ऑन द लेफ्ट, एंड राइट सेक्शन में हमारे लिए इमेजेस ऑन द राइट. बेसिकली ये हमारा राइट कंपोनेंट था. परफेक्ट. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है यूनिवर्स. तो इसके लिए एक हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा. सो दैट इज यूनिवर्स डॉट जेएस. और इसके बाद फुटर है, फुटर ऑलरेडी बना हुआ है. फिर प्राइसिंग में हमारे पास एक सेक्शन यहाँ पे है और एक सेक्शन यहाँ पे है. ये ब्रोकरेज रिलेटेड है और ये प्राइसिंग रिलेटेड है. तो क्विकली प्राइसिंग को सेटअप करते हैं. तो सबसे पहले अगेन हीरो है जहाँ पे प्राइसिंग डली हुई है. इसके बाद अबाउट कंपोनेंट है, जो ओपन अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है ओपन. तो ये हमारे पास ऑलरेडी है. फाइनली हमारे पास है ब्रोकरेज. तो यहाँ पे एक और सेक्शन बना देंगे, ब्रोकरेज डॉट जेएस, राइट. और इसके अलावा अगेन इसको पुट टुगेदर करने के लिए वी विल नीड अ प्राइसिंग पेज कंपोनेंट, जिसमें विल पुट एवरीथिंग टुगेदर. सो दैट इज प्राइसिंग पेज डॉट जेएस. डन. तो ये प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स, साइन अप, एवरीथिंग इज डन. सिर्फ सपोर्ट पेज बचा है. तो लेट मी स्क्रॉल टू द सपोर्ट पेज नाउ. सपोर्ट पेज इज एक्चुअली अ लिटिल डिफरेंट. इसका जो हेडर है ये अलग है, नेविगेशन बार यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है. अगर आप नोटिस करोगे तो ये हमारा नॉर्मल पेज है जिसमें नेविगेशन बार कुछ इस तरीके से है, और सपोर्ट में जो नेविगेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा जूम्ड इन है. बट देन अगेन वी कैन यूज द सेम कंपोनेंट ओवर हियर ऑल्सो. इसके अलावा हमारे पास ये सपोर्ट का एक सेक्शन है जो हीरो हो जाएगा, और एक टिकट क्रिएशन है जो इसमें अलग है. तो ये दो चीजें हैं. अगेन लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल. एक हीरो डॉट जेएस, इसके अलावा एक टिकट डॉट जेएस, या इसको हम रेस टिकट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इसमें कंटेंट है वो कुछ इसी तरीके से क्रिएट अ टिकट. तो क्रिएट टिकट या रेस टिकट, जो भी रेलेवेंट नाम है वो हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं. तो मैं इसको क्रिएट टिकट रीनेम कर देता हूँ. एंड देन वी ऑल्सो नीड सपोर्ट पेज. तो ये रैपर कंपोनेंट हो जाएगा बाकी दोनों के लिए. परफेक्ट. तो इस तरीके से कुछ हमने हमारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्ट्रक्चर कर लिया है. आई नो काफी सारी जो यहाँ पे ओपन फाइल्स हैं या एम्प्टी फाइल्स हैं वो काफी सारी हैं, पर अगले कुछ वीडियोस में हम क्विकली इनको एक एक करके फिल करेंगे, और जो एक्चुअल आउटपुट है उसके क्लोजर हम जाते जाएंगे. तो अगेन फिलहाल में हमने क्या किया है, हमने हर सेक्शन ऑफ द आउटपुट के लिए करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं. एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज एम्प्टी. ऑल आर फाइल्स, ऑल आर कंपोनेंट्स आर करंटली एम्प्टी. बट देन अगेन दैट इज द होल पॉइंट. सो आई लाइक टू सेट द फोल्डर अप और सेट द प्रोजेक्ट अप इन दिस वे. कोई भी कोड लिखने से पहले इससे ये हो जाता है कि मुझे क्लैरिटी मिल गई आपकी एग्जैक्टली करना क्या है, कितने कंपोनेंट्स हमारे पास है, कितना आउटपुट हम बनाने वाले हैं. इन सब चीज़ों की एक बहुत अच्छी क्लैरिटी हमें इस पॉइंट पे मिल जाती है. तो दिस इज समथिंग दैट आई रेकमेंड यू डू फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स. कभी भी आप कोई काम कर रहे हो शुरू, उससे पहले थोड़ा टाइम निकाल के वायरफ्रेम को स्टडी करके कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. एक बार वो कर लिया, उसके बाद इस तरीके से आप एक एम्प्टी फोल्डर स्ट्रक्चर या रादर एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर विद एम्प्टी फाइल्स क्रिएट कर लीजिए. इसके बाद हमें सिर्फ उन कंपोनेंट्स को फिल करना है जो बहुत इजी होने वाला है, राइट. बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि रिएक्ट का कोड कैसे करना है, सीएसएस कैसे डालनी है. इन सब चीजों को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे. तो यस, नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा होम पेज है, जो लैंडिंग पेज का होम पार्ट है, उसको कोड करेंगे. तो यस, आप भी इस तरीके से अपना फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप कर लीजिए, और फिर अगले वीडियो में चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं. अगेन इस पॉइंट पे मैं क्विकली यहाँ पे इसको गिटहब में भी कमिट कर दूंगा. तो अगेन टर्मिनल, तो क्विकली टर्मिनल पे चल के इसको भी हम कमिट कर लेते हैं. तो अगेन सबसे पहले हमें cd कर लेना है. इसके बाद हम करेंगे git add डॉट
तो जो भी हमने अभी फाइल्स बनाई हैं वो सारी हमने स्टेजिंग एरिया में मूव कर दी है। इसके बाद हम कमिट कर देंगे, सो दैट इज गिट कमिट -m, राइट। एंड यहाँ पे हम इसको रीनेम कर सकते हैं कंपोनेंट स्ट्रक्चर। अगेन आपको जो भी नाम रेलेवेंट लगता हो आप वहां पे दे दीजिए। मैं इसको नाम दे दूंगा कंपोनेंट स्ट्रक्चर सेटअप। दिस इज माय कमेंट और इसको हम यहाँ पे कमिट कर देंगे। तो अगेन ये सारी चीजें अब कमिट हो गई हैं। दोबारा इस पॉइंट पे मैं एक नया ब्रांच बनाऊंगा और उस ब्रांच पे मैं आगे का जो कोड है उसको कंटिन्यू करूंगा। तो उसके लिए हम करेंगे गिट चेकआउट। सो अगेन इस ब्रांच में हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना लिया है, वही इस ब्रांच का नाम भी था। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें करना है होम कंपोनेंट पे वर्क करना है। तो उसी तरीके से हम नाम दे देंगे गिट चेकआउट -b होम कंपोनेंट। अब जो नेक्स्ट हम कोड करेंगे वो होम कंपोनेंट के लिए करेंगे। तो मैंने उस नाम से एक ब्रांच यहाँ पे बना ली है। परफेक्ट। तो अगेन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और होम कंपोनेंट का जो है कोड करना हम स्टार्ट करेंगे। है पिछले वीडियो में हमने हमारे प्रोजेक्ट का जो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, जो एक बेसिक कंपोनेंट स्ट्रक्चर है, उसको क्रिएट कर लिया था। तो अगर आपको याद होगा हमने एक लैंडिंग पेज नाम का फोल्डर क्रिएट किया था जिसके अंदर हमारे लैंडिंग पेज में जितने भी सेक्शंस हैं, जैसे होम सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है, प्राइसिंग सेक्शन है, इन सभी सेक्शंस के लिए वी हैड आइडेंटिफाइड ऑल द कंपोनेंट्स दैट वी आर गोइंग टू नीड। तो हमने सारे कंपोनेंट्स के लिए एक एक ब्लैंक फाइल जो है वो क्रिएट कर ली थी। तो इस वीडियो में हम होम कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके इन सारी फाइल्स को जो है कोड करेंगे। तो अगर हम क्विकली आउटपुट को यहाँ पे चेक कर ले तो ये हमारा होम कंपोनेंट है, जहाँ पे सबसे पहले ये जो है हमारा एक हीरो सेक्शन है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक अवार्ड्स का सेक्शन है, फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स है, राइट। तो इसी तरीके से हमने ऑलरेडी डिफॉल्ट कंपोनेंट्स या एम्प्टी कंपोनेंट फाइल्स यहाँ पे बना रखी है। तो एक एक करके इनको फिल करते जाएंगे। अब फिल करना स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं ये करूंगा कि सबसे पहले मैं एम्प्टी कंपोनेंट्स, जिसका मतलब है कंपोनेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक ढांचा है, वो मैं बना लूंगा सारे कंपोनेंट्स के लिए। उसके बाद सारे कंपोनेंट्स को हम होम पेज में इंपोर्ट कर लेंगे ताकि हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो स्क्रीन पे हमें दिख जाए और उसके बाद फिर चल के हम इनको कोड करेंगे। तो इस वीडियो में फोकस करते हैं सारे एम्प्टी कंपोनेंट्स क्रिएट करके उनको एक जगह पे कलेक्ट करने पे, फिर एक एक करके हम इनको जो है एक्चुअल में कोड करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे करेंगे वो हमारा है awards.js। तो अगेन यहाँ पे या तो हम मैन्युअली सब कुछ लिख सकते हैं जो पूरा कोड है, या फिर हमारे पास एक एक्सटेंशन अवेलेबल होता है जिसका नाम है सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स। तो ये एक एडिशनल एक्सटेंशन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो VS कोड के ऊपर, और उसमें हमारे पास कई सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। जैसे फंक्शन कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट है FFC, या रिएक्ट इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है IMR। तो आप क्विकली इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिए और उसको इंस्टॉल करने के बाद वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर हमने IMR लिख करके टैब प्रेस कर दिया तो इट विल ऑटोमेटिकली कंप्लीट द कोड फॉर अस। सिमिलरली FFC जो फंक्शन कंपोनेंट का सिंटैक्स है, तो कुछ इस तरीके से वो कोड को कंप्लीट यहाँ पे कर देता है। तो इस कंपोनेंट का नाम हमारे पास है अवार्ड्स, राइट। एंड रिटर्न में हम एक H1 सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, इसमें लिख देते हैं हम अवार्ड्स, राइट। तो ये बहुत क्विकली हम कोड कर सकते हैं इन शॉर्टकट्स को यूज करके। तो इसी तरीके से क्विकली मैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे मूव करता हूँ। ये कंपोनेंट है एजुकेशन। अगेन यहाँ पे मैं एक H1 क्रिएट कर दूंगा जिसमें हम एजुकेशन लिख देंगे। तो इसी तरीके से हीरो पे मूव करते हैं। तो अगेन IMR इंपोर्ट करने के लिए, इसके बाद FFC, इसका नाम है हीरो, H1 हीरो। आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, पर एक्चुअली कॉपी पेस्ट करने से बहुत ज्यादा फास्टर है इन शॉर्टकट्स को यूज करना। तो अब हम प्राइसिंग पे आ जाते हैं। ये हमारा प्राइसिंग यहाँ पे रेडी हो गया है H1, इसका नाम हम प्राइसिंग दे देंगे, इसका कंटेंट प्राइसिंग दे देंगे। और फाइनली हमारे पास है स्टैट्स, तो FFC, और यहाँ पे नाम आ जाएगा स्टैट्स। एंड अगेन वी विल रिटर्न अ हेडिंग, सो दैट विल बी H1, एंड इसमें भी हम स्टैट्स लिख देंगे। डन। फाइनली हमारे पास नैवबार जो है वो कॉमन रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको बाहर ड्रैग कर दूंगा। ये लैंडिंग पेज का कॉमन एक नेविगेशन बार है जो कई कंपोनेंट्स भी यूज करेंगे, तो उस पर हम बाद में आते हैं। और जो अगली चीज है वो है होम पेज। अब इस होम पेज में हमें ये करना है कि वी हैव टू कलेक्ट ऑल दीज कंपोनेंट्स एंड ब्रिंग देम टुगेदर ओवर हियर, ताकि जो पेज में सब कुछ डेटा है वो एक साथ विजिबल हो जाए। तो अगेन वी नीड IMR हियर, इसके बाद वी नीड FFC, दिस विल ऑल्सो बी अ फंक्शन कंपोनेंट, इसका नाम हम दे देंगे होम पेज। और अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे H1, या H1 के बजाय यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली जो है स्ट्रक्चर कर देंगे। तो एक एम्प्टी रिएक्ट फ्रैगमेंट जो कुछ इस तरीके से होता है ये लिख देंगे। और अब एक एक करके जो सारे सेक्शंस हैं उनको उसी ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक हीरो सेक्शन है। अगेन ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट आप देखोगे यहाँ पे हो गया है। इसके बाद आउटपुट में चेक कर लेते हैं अगला सेक्शन क्या है। तो अगला सेक्शन हमारे पास ये अवार्ड्स वाला सेक्शन है। तो हीरो के नीचे हम अवार्ड्स लिख देंगे। अगेन अगर ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं होता है तो आपको मैन्युअली जाके इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा।
तो ये स्टेटमेंट आपको मैन्युअली भी लिखनी पड़ सकती है। बट देन अगेन अगर आपका सेटअप सही है, अगर आपने अब तक सही से फॉलो किया है, तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाना चाहिए। बेसिकली एज लॉन्ग एज दे आर इन द सेम फोल्डर, जैसे होम पेज है और ये सारे कंपोनेंट्स इसी फोल्डर में है, तो टिपिकली ऑटो इंपोर्ट बहुत जल्दी वर्क कर जाता है। कई बार अगर वो दूसरे किसी फोल्डर से आ रहा है, तब हो सकता है कि आपको मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़े। तो इसके बाद अवार्ड्स हो गया। अवार्ड्स के बाद हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे स्टैट्स है, फिर उसके बाद प्राइसिंग, एजुकेशन और ओपन अकाउंट। तो क्विकली इसको लिख देते हैं स्टैट्स। इसके बाद हमारे पास है प्राइसिंग, एक्स्ट्रा स्पेस यहां से मैं रिमूव कर देता हूं। इसके बाद हमारे पास है एजुकेशन एंड फाइनली वी हैव ओपन अकाउंट। तो अगेन ओपन अकाउंट जो है वो हमने अभी तक क्रिएट किया नहीं है, ये एक बाहर का कंपोनेंट है। तो अगेन इसको क्विकली मैं क्रिएट यहां पे कर देता हूं। तो दिस विल आल्सो बी अ फंक्शन कंपोनेंट, दिस इज ओपन अकाउंट एंड यहां पे भी वी कैन राइट अ सिंपल h1 ओपन अकाउंट। तो ये रेडी हो गया है। अगर आपको चाहिए तो ये सेम चीज हम हेडर और फुटर के साथ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब आप देखोगे कि ओपन अकाउंट इजीली इंपोर्ट शायद ही होगा। एज यू कैन सी इट इज नॉट इंपोर्टिंग ओपन अकाउंट डायरेक्टली बिकॉज इट इज इन अ डिफरेंट फोल्डर। तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि ओपन अकाउंट एंड देन फ्रॉम वी हैव टू पुट डॉट डॉट स्लैश टू गो आउट वन फोल्डर एंड देन वी कैन सिलेक्ट ओपन अकाउंट। तो कुछ इस तरीके से हम ओपन अकाउंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। आई थिंक क्विकली हम नैवबार और फुटर भी यहाँ पे सेटअप कर देंगे। So this is also going to be a function component because again as per the latest React documentation it is recommended that we only use function components. तो class components even though उनका support अभी बंद नहीं किया है but then recommendation ये है कि हम सिर्फ function components को ही use करें, right? Finally हमारे पास footer है, तो again IMR FFC यहाँ पे हम लिख देंगे footer, तो capital F यहाँ पे लिखते हैं, इसका नाम है footer and finally again H1 में हम लिख देंगे footer quickly। तो ये H1 यहाँ पे हम लिख देंगे फुटर, डन। तो सारे एम्प्टी कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे बना दिए हैं। अब हम क्विकली जो हमारा होम पेज है इसमें हेडर और फुटर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे nav बार एक आ जाएगा सबसे ऊपर, सो दैट इज nav बार। अगेन ये ऑटो इंपोर्ट विल मोस्ट लाइकली नॉट वर्क हियर बिकॉज इट इज इन अ डिफरेंट फोल्डर, तो वी विल हैव टू राइट दैट ऑन आवर ओन। तो हेडर एंड फुटर हमने लिख दिया है। जैसे हमारे पास ओपन अकाउंट है, मैं इसको 2 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक हम रिप्लेस कर देंगे nav बार से, सो दिस विल बिकम nav बार and then we'll replace the other one with footer, so that becomes footer import. So copy and paste and done, right? So we've imported everything that we want. The last step that we want to do here is to check if everything is good. अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें होम कंपोनेंट या जो हमारा होम पेज कंपोनेंट है इसे हमें index.js में कॉल करना पड़ेगा। तो इसको आउटपुट में देखने के लिए हमें इस हेलो के जगह पे जो हमारा होम कंपोनेंट है उसको कॉल कर देना है। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे ये ऑटो इंपोर्ट हो गया है। अगर नहीं होता है तो अगेन मैन्युअली हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और इस पॉइंट पे हमें div की भी जरूरत नहीं है, तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं बिकॉज हमारा जो होम पेज है वो खुद एक एम्प्टी फ्रैगमेंट में है विच एक्ट्स लाइक अ div। दिस शुड बी फाइन, राइट? सो अब हम चल के इसको चेक करते हैं। तो उसके लिए अगेन टर्मिनल को ओपन कर लेंगे और सबसे पहले हमें फ्रंट एंड फोल्डर में जाना है। उसके बाद जो हमारा कमांड है वो है npm start। तो npm start इस कमांड को हम दे देते हैं और इस कमांड के बाद ब्राउजर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट रन किया हुआ है ताकि हम आउटपुट देख पाए। इट इज सेइंग कि लोकलहोस्ट 3000 का जो पोर्ट है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सो वुड यू लाइक टू रन द ऐप ऑन अनदर पोर्ट? वी कैन से व्हाई। तो हम यस दे देंगे एंड दिस विल ओपन अप इन अनदर पोर्ट। तो दिस इज व्हाट वी हैव सेट अप सो फार। हमारे पास nav बार है, हीरो, अवार्ड, स्टैट्स, प्राइसिंग, एजुकेशन, सब कुछ जो इस पेज पे है वो इस ऑर्डर में हमने यहाँ पे अब क्रिएट कर दिया है, राइट? तो दिस इज हाउ वी कैन स्ट्रक्चर द एंटायर प्रोजेक्ट इस तरीके से एंड दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड स्ट्रक्चर इट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके इन सारे कंपोनेंट्स का जो है वो कोड लिखेंगे और स्टाइलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और चीज जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो से पहले क्रिएट कर दूंगा वो है इसी तरीके का स्ट्रक्चर बाकी सारे सेक्शंस के लिए, ताकि आपको यही चीज दोबारा देखनी ना पड़े। तो मैं क्विकली बाकी सारे जो सेक्शंस है उनके लिए भी इसी तरीके से एम्प्टी कंपोनेंट्स क्रिएट करके स्ट्रक्चर सेटअप कर दूंगा। उस पॉइंट से फिर हम स्टार्ट करते हैं और हमारे होम कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। तो आप भी क्विकली सारे कंपोनेंट्स के लिए इस तरीके से स्ट्रक्चर सेटअप कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। है पिछले वीडियो में हमने जो हमारा होम सेक्शन है या जो होम एरिया है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स थे उन सारे कंपोनेंट्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था। तो बेसिकली हमने हर कंपोनेंट के लिए एक एम्प्टी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया था जिसमें सिर्फ एक h1 यहाँ पे हमने लिखा था और उसका कुछ इस तरीके का आउटपुट जो है वो हमने देख लिया था, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे सारे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो एक एक करके एक लाइन में जिस ऑर्डर में हमें चाहिए आउटपुट में वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था यही सेम सेटअप आई विल आल्सो बी डूइंग फॉर ऑल दी अदर कंपोनेंट्स एज वेल। तो अगर हम बाकी सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे चेक कर ले, जैसे अबाउट है तो मैंने अबाउट के लिए भी ये जो ब्लैंक कंपोनेंट्स हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। सिमिलरली फॉर प्राइसिंग, फॉर प्रोडक्ट्स, साइन अप एंड सपोर्ट,
For all of these pages, I have just created these basic components exactly the same way like what we have done for home. तो हमने exactly इसी तरीके से basically at this point जितनी भी हमारे लैंडिंग पेज पे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, हर रिक्वायरमेंट के लिए एक कंपोनेंट जो कुछ इस तरीके से है उसको क्रिएट कर दिया है। अब इस वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जो हमारा होम पेज है उस पर वर्क करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन या कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे जो एक और करनी है वो ये है कि हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी का यूज करना है ताकि जो हमारी स्टाइलिंग है, जो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स है वो सिंप्लीफाई हो जाए। इसके लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। द ऑप्शन दैट वी आर गोइंग टू चूज फॉर नाउ इज बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है या एक लाइब्रेरी है जिसमें काफी सारा रेडीमेड कोड हमें मिल जाता है। तो हम क्विकली बूटस्ट्रैप को हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेंगे और उसके बाद हम चल के जो हमारा एक्चुअल कंपोनेंट है उसको क्रिएट करेंगे। तो बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने के लिए हमारे पास वेबसाइट है getbootstrap.com। यहाँ पे हमें दिख जाएगा दिस इज बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। सो अगेन बूटस्ट्रैप बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसमें कई सारा कोड हमें लिखा हुआ मिल जाता है। अब इसको इंक्लूड करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे आप देखोगे एक तो पैकेज मैनेजर का इंस्टॉलेशन है जो हम npm इंस्टॉल के थ्रू कर सकते हैं। पर अगेन इसमें हमें ये करना होता है कि हर कंपोनेंट को या हर बूटस्ट्रैप एलिमेंट को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है CDN। ये बहुत ज्यादा सिंपलर ऑप्शन हमारे पास है। तो आइदर वे अगर आपको npm के थ्रू इंस्टॉल करना है तो आप वैसे यूज कर लीजिए, अगर हम CDN के थ्रू इंस्टॉल करते हैं तो हम इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमें ये लिंक कॉपी करनी है हमारे पब्लिक index.html में। तो यहाँ पे मैं एक कॉमेंट लिख दूंगा बूटस्ट्रैप और यहाँ पे मैं इसकी जो लिंक है वो पेस्ट कर दूंगा। अगेन मैं व्यू में चल के इसको एनेबल कर लूंगा वर्ड रैप ताकि हमें जो कोड है वो प्रॉपरली एक बार में दिख जाए। इसके अलावा बूटस्ट्रैप हमें एक और स्क्रिप्ट भी यहाँ पे देता है, तो ये स्क्रिप्ट भी हमें कॉपी करनी है क्योंकि कुछ बूटस्ट्रैप के ऐसे कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं जिसमें हमें स्क्रिप्ट की जरूरत भी पड़ सकती है, राइट। जैसे नावबार है, उसका जो हैमबर्गर स्टाइल मेन्यू होता है, उन चीज़ों के लिए हमें जो स्क्रिप्ट है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। अगेन क्लिक करने पे पॉपअप्स हैं, जो कराउजल स्लाइडर्स हैं, ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप में अवेलेबल हैं। तो उनमें से कुछ कुछ चीज़ें इस स्क्रिप्ट पे भी डिपेंड करती हैं। इसके अलावा हमें एक और चीज़ यहाँ पे करनी है वो है आइकॉन्स। तो आइकॉन्स यूज करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है फॉन्ट ऑसम। तो फॉन्ट ऑसम एक आइकॉन्स का सेटअप है। अगेन ये हमें CDN के तरीके से ही इंपोर्ट करना है, जैसे हमने अभी बूटस्ट्रैप को कनेक्ट किया है उसी तरीके से हमें फॉन्ट ऑसम का भी एक कनेक्शन जो है वो मिल जाएगा। तो अगेन हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम व्यू ऑल आइकॉन्स पे चलेंगे। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है और इस डॉक्यूमेंटेशन में हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इसको इंपोर्ट करने के। तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर अगेन इज अ CDN एंड CDN भी हमें चाहिए एक प्रीवियस वर्जन का। तो करंट वर्जन अगर आप देखोगे तो वी हैव 6.5, बट हमें एक प्रीवियस वर्जन यूज करना है क्योंकि जो नई वर्जन है उसके लिए रजिस्टर करना जरूरी है। तो फॉन्ट ऑसम 4 ये जो वर्जन है ये हमारे पास फ्री अवेलेबल है, तो इसको हम क्विकली इंपोर्ट कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और यहाँ पे हमें इसका एक CDN लिंक जो है वो मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आइकॉन के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो अगेन अगर हमें एक आइकॉन ऐड करना है तो सिर्फ ये जो आई टैग है इसे कॉपी कर लेना है और इसी तरीके से हम इसको इंपोर्ट क्विकली कर पाएंगे, राइट। तो अगेन हमें इसका CDN यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो ये जो ऑप्शन है गेट अप एंड रनिंग, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे अगर हम नीचे चलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एक CDN की लिंक जो है वो मिल जानी चाहिए, राइट। तो उस लिंक को हमें फिर कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूजिंग CSS। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टाइल शीट का लिंक है जो हमें डाउनलोड करने भी मिल रही है। इसके अलावा ये जो स्टाइल शीट है ये हमारे पास अलग से ईमेल पे भी हम इसे मंगा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो अगेन हमें चाहिए कि हम इसको क्विकली यूज कर ले। तो अगेन बहुत सारे तरीके हैं इसको ऐड करने के, जैसे कि आप देख रहे हो, या तो हम CSS को डाउनलोड कर सकते हैं या हम एडवांस्ड जो इसके पैकेजेस हैं वो यूज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर यू लाइक उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर करना, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो इस तरीके से कुछ हमें एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिख जाते हैं और हमें फिर सिंपली उसको यूज कर लेना है ताकि वो जो आइकॉन है वो हमारी वेबसाइट पे आ जाए। पहली बार हो सकता है कि आपको इसको ईमेल के थ्रू एक्सेस करना पड़े। तो अगेन अगर मैं गेट अप एंड स्टार्टेड यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे सेंड माय फॉन्ट ऑसम एम्बेड कोड, राइट। तो अगेन यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो एक ईमेल हमें आ जाएगा जिसमें वो एम्बेड कोड हमें मिल जाएगा। तो मेरे पास वो कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उसको डायरेक्टली जो है हमारी लिंक में डाल दूंगा। अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से इस CSS को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दिस वे वी कैन यूज इट लोकली इन आवर प्रोजेक्ट। तो अगर मैं फ्रंट एंड के अंदर पब्लिक के अंदर यहाँ पे CSS को डाल दूं तो ये एक जिप फाइल है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। हम फाइंडर पे चलते हैं और इसको जो है एक्सपैंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको अनजिप कर लेते हैं। तो अगेन विंडोज के केस में राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट, मैक के केस में डबल क्लिक, तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर हमें CSS के अंदर ये फाइल है fontawesome.min। तो इस फाइल को हमें लिंक कर लेना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, राइट। और अगेन ये है फॉन्ट ऑसम के फोल्डर में। तो अगेन VS कोड पे चल के इसको हम लिंक कर लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि मैंने बताया। तो इसको हम रीनेम कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए।
सिर्फ फॉन्ट ऑसम, उसके अंदर CSS है और उसके अंदर फॉन्ट ऑसम डॉट मिन डॉट CSS। तो अगेन यहाँ पे मैं कॉमेंट कर दूंगा फॉन्ट ऑसम, राइट, परफेक्ट। अब क्विकली इसको लिंक कर देंगे। तो अगेन एक नॉर्मल CSS के तरीके से ही हमें इसको लिंक करना है, राइट। तो द पाथ विल बी फॉन्ट ऑसम, फिर इसके अंदर CSS, फिर इसके अंदर min डॉट CSS। तो ये ध्यान में रखिए कि हमेशा जब भी आप कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करते हैं तो उसमें एक min डॉट CSS फाइल होती है। ये एक मिनिफाइड फाइल होती है जिसमें सारे कमेंट्स, एडिशनल स्पेसिंग, इन सबको रिमूव कर दिया होता है फॉर फास्टर एक्सिक्यूशन। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप ये मिनिमम वाली फाइल डॉट मिन वाली फाइल को यूज कीजिए। अगर आप बूटस्ट्रैप भी देखोगे तो वी हैव बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS, राइट। तो रिमेंबर दिस, वेन एवर यूजिंग एनी एक्सटर्नल पैकेज या लाइब्रेरी, आपको इस तरीके से एक मिन वाली फाइल टिपिकली मिलती है, तो उसी को हमें यूज करना है। परफेक्ट। तो अब हमने ये सब सेटअप कर दिया है। एक और चीज जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी है वो है मीडिया नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया है, जिसके अंदर जितनी भी इमेजेस हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए वो इमेजेस के अंदर मैंने डाल दी है। आप गिटहब की रिपोजिटरी से जाके इन इमेजेस को वहां से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि हमें एक एक करके वो डाउनलोड ना करना पड़े, राइट। तो एक एक करके ओरिजिनल साइट पे जाके हम सेव इमेज एज भी कर सकते हैं, बट बिकॉज दिस इज अ लॉट ऑफ एफर्ट आई हैव ऑलरेडी डन दैट। तो अगेन सारी जो इमेजेस हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट में चाहिए वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दी है, राइट। तो आप अगेन गिटहब रिपोजिटरी से जाके इसको ले सकते हैं। फाइनली अब हम चल के एक एक करके इन कंपोनेंट्स को कोड कर सकते हैं। नाउ दैट वी हैव इंक्लूडेड बूटस्ट्रैप वी कैन क्विकली टेस्ट इट आउट ऑल्सो। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो अगेन फर्स्ट हमें CD कर लेना है फ्रंट एंड के अंदर, फिर हम कर देंगे npm स्टार्ट। तो अब हमारे पास जो बूटस्ट्रैप है वो रन हो जाना चाहिए। तो ये जो फॉन्ट, एक अलग फॉन्ट हमें दिख रही है, ये बूटस्ट्रैप से आती है। तो दिस इंडिकेट्स दैट बूटस्ट्रैप इज रनिंग फाइन, राइट। अगेन हमारा 3001 पे ये रन हो रहा है। अगर मैं बूटस्ट्रैप को टेम्पररीली रिमूव कर दूं, फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू पब्लिक एंड देन index.html and if I just remove that bootstrap line for now, just temporarily, so you will see the font will change to Times New Roman, right? So this is the default font of the system, but when we install bootstrap that font is modified। तो अब आप देखोगे कि ये एक font जो है एक अलग font हो जाती है। तो this is proof that bootstrap is now working on our project। तो हमने उसको सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। सिमिलरली अगर हम क्विकली फॉन्ट ऑसम पे चलें और वहां से हम क्विकली एक फॉन्ट को ट्राई करें या एक आइकॉन को ट्राई करें, तो वी विल ऑल्सो बी एबल टू सी कि वो कैसे वर्क करेगा। तो मान लीजिए हमें ये यूजर सर्कल का आइकॉन चाहिए, तो अगेन ये आई का कोड है जो हमें कॉपी कर लेना है। तो दे गिव अस एन आई टैग। तो अगेन इसको हम किसी भी एक कंपोनेंट में डाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे H1 के बाद मैं यहाँ पे डाल के देख लेता हूँ, राइट। तो इफ दिस वर्क्स आउट देन इट मीन्स हमारा फॉन्ट ऑसम का जो कनेक्शन है वो भी वर्क कर रहा है। तो यू विल सी ये आइकॉन यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो फॉन्ट ऑसम की फाइल हमने लिंक की है डाउनलोड करके, दिस इज ऑल्सो वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, राइट। सो ये दो एडिशनल सेटिंग्स हैं जो हमें करनी थी बिफोर वी कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंपोनेंट्स। इसके अलावा लाइक आई हैव सेड आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड ऑल द मीडिया फाइल्स दैट वी नीड। तो जो सारी इमेजेस हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। तो अगेन दिस इज द सेटअप दैट यू ऑल्सो नीड टू डू, सो यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड क्विकली सेट दिस अप। एक बार आप ये सेटअप कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और जो हमारा होम सेक्शन है उसको पूरी तरीके से हम कोड करेंगे कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। तो अगेन आप एक बार क्विकली ये सेटअप कर लीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हाय, पिछले वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप और फॉन्ट ऑसम को हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया था। तो